नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है धामी कैबिनेट से। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे कि देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने की ब्रीफिंग। पूर्व मंत्री दिवाकर भट्ट को भी दी गई श्रद्धांजलि। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पर्यावरण संरक्षण का लेखा जोखा 2024 और 25 का सदन में होगा पेश और इसके साथ ही अभियोजन विभाग में पुनर्निर्माण ढांचे की मंजूरी मिल गई है और ऐसे में श्रम विभाग में महिलाओं को रात्रि पाली में कार्य करने की मंजूरी मिली है। बड़ी जानकारी और रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक की मंजूरी दी गई है। बता दें कि धामी कैबिनेट में बड़ा फैसला भी लिया गया है और शिक्षा विभाग के 2 प्रस्ताव स्थगित होंगे। सामने आ रही है कि देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और ऐसे में कई प्रस्ताव पास हुए हैं। बड़ी जानकारी। और देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है और जिसके बाद अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने फैसलों की जानकारी दी और बैठक की शुरुआत में पूर्व मंत्री दिवाकर भट्ट को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित साल 2024 और 25 का विवरण सदन में प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया है और इसके साथ ही अभियोजन विभाग के पुनर्गठन को भी मंजूरी देते हुए 46 नए पद सृजित किए जाएंगे और ऐसे में श्रम विभाग में महिलाओं को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति देने का फैसला लिया गया है। तो वहीं शिक्षा विभाग के 2 प्रस्ताव पर चर्चा बाद के लिए टाल दी गई है। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने परेड ग्राउंड पहुंचकर चल रही तैयारियों का विस्तृत निरीक्षण किया है और ये निरीक्षण एबीवीपी के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन के आयोजक को ध्यान में रखकर किया गया है। उन्होंने ग्राउंड की व्यवस्था, मंच निर्माण, सुरक्षा प्रावधान और साथ ही आवागमन और व्यवस्था और स्वागत सुविधाओं का बारीकी से मूल्यांकन किया है। तैयारियों में जुटे युवाओं से बातचीत करते हुए उन्होंने उनके जो समर्पण और मेहनत की सराहना की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि इस बड़े आयोजन का बेहतर ढंग से सफल बनाने में युवाओं की भागीदारी सबसे अहम है और उनका प्रयास राज्य की सकारात्मक छवि को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी से हरिद्वार जिले के गन्ना किसानों का प्रतिनिधिमंडल मिला है। मुलाकात के दौरान किसानों ने अपनी समस्याओं और मांग उनके सामने रखी। सीएम धामी ने ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनी और उन्हें सकारात्मक समाधान का आश्वासन दिया है। बातचीत के दौरान वो लॉन में बैठे और किसानों द्वारा लाए गए गन्ने का स्वाद भी लिए और इस मुलाकात का उद्देश्य किसानों के परेशानियों को समझकर उन्हें राहत देने की दिशा में कदम बढ़ाना था। देहरादून में सांसद अनिल बलूनी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और इस दौरान रामनगर रेलवे स्टेशन के अत्याधुनिकीकरण से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई है। स्टेशन को पहाड़ी शैली में विकसित करने की योजना को स्वीकृति भी मिल गई है और बैठक में नई रेल सेवाओं की शुरुआत को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। बातचीत के बाद विभाग ने आश्वासन दिया है कि सभी आवश्यक जानकारी जल्द सार्वजनिक की जाएगी। देहरादून में उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ा दुखद मामला सामने आया है। यूकेडी के संस्थापक और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट का निधन हो गया है और वो लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे और हरिद्वार स्थित अपने घर में उन्होंने अंतिम सांस ली। दिवाकर भट्ट को राजनीतिक क्षेत्र में एक प्रभावशाली नेता के रूप में जाना जाता था। उनके निधन से राज्य की राजनीति को बड़ा क्षति हुआ है। कई नेताओं ने शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुदिन
परिहार ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी देश भर में आज संविधान दिवस मना रही है और इस मौके पर वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने पर सभी स्कूलों में इसका सामूहिक गायन कराया गया और उन्होंने ये भी कहा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित पद यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा। संविधान दिवस हमारे देश की एकता, सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही संविधान सभा में भारत का संविधान स्वीकार किया गया था और संविधान हमारे अधिकारों के साथ साथ नागरिक कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी देता है। भारतीय जनता पार्टी कल संपूर्ण देश भर में संविधान दिवस मना रही है और इस संविधान दिवस के अवसर पर चूंकि एक बृहद संयोग है कि जब वंदे मातरम के गायन को 150 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो सभी विद्यालयों में एक सामूहिक गायन वंदे मातरम का किया जाएगा। और इसके साथ साथ एक और संयोग है कि सरदार पटेल जी की जो 150वीं जयंती है, तो वो उसके कारण से भी उसमें पदयात्रा हमारी जो चल रही हैं, उन पदयात्राओं को भी आगे बढ़ाया जाएगा और विशेष रूप से सामूहिक गान का जो वंदे मातरम कल होगा वो संविधान दिवस के अवसर पर होगा। रुद्रप्रयाग में एक गंभीर हादसे में मुख्यमंत्री धामी के विशेष सचिव पराग मधुकर पहुंचे और वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार वो घुड़सवारी के दौरान संतुलन खो बैठे और घोड़े से गिर गए, जिससे उन्हें की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं और हादसे के बाद से स्थिति बिगड़ते देखकर उन्हें तुरंत ही प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश ले जाया गया। अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी हालत पर नजर रख रही है। इसके साथ ही डॉक्टर लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं और जल्द ही डॉक्टरों का कहना है कि ऑपरेशन किया जाएगा और आज उनका ऑपरेशन निर्धारित है। अल्मोड़ा में आज केंद्र सरकार की पहल के तहत इंडियन ऑयल ने अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के चारों जिलों के मेधावी और जरूरतमंद विद्यार्थियों को टैब वितरित किया है। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा मौजूद रहे और उन्होंने 300 से अधिक स्कूली छात्रों को अपने हाथों से टैब दिया है और इस मौके पर अजय टमटा ने कहा कि डिजिटल युग में अच्छी शिक्षा के लिए आधुनिक संसाधनों का होना बेहद जरूरी है। इंडियन ऑयल ने अपने CSR फंड से इन प्रतिभाशाली बच्चों को टैब उपलब्ध कराया और उनकी पढ़ाई में मदद करने की कोशिश की है, जिससे वो डिजिटल माध्यम से बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकेंगे और इसका सीधा फायदा उनके भविष्य को मिलेगा। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को और श्रीमान राठौड़ जी को और उनके सभी साथियों को, जिनके माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र के कुछ स्कूलों के बच्चों को छात्र छात्राओं को टैबलेट प्रदान किए गए हैं और जो कि अपने आप में एक आज की शिक्षा की पढ़ाई के लिए बहुत आवश्यक है। और बच्चों को ये टैबलेट देने के बाद बच्चे बहुत उत्साहित हैं और खुश भी हैं और उनको शिक्षा में योगदान मिले उसमें ऐसा प्रयास इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है। तो मैं थैंक्स कि हमारे बच्चों को ये प्रदान। देहरादून शहर में मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है और इसके लिए शहरी आवास विभाग प्रस्ताव तैयार करेगा और इसके अलावा मानव वन्यजीव संघर्ष से जुड़ी राहत नियमावली में भी बदलाव किया गया है और अब ऐसी घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को पहले मिलने वाले 6 लाख की जगह 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। और बड़ी जानकारी रुड़की से आ रही है, जहां पर अवैध मजार पर बुलडोजर चला है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रशासन ने अवैध मजार को ध्वस्त किया है। बुलडोजर चलाकर अवैध मजार को ध्वस्त किया गया है। सरकारी जमीन पर बना था ये अवैध मजार और जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। ईरान कलियर दरगाह के पास बनी थी ये अवैध मजार। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि देहरादून के SSP के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया गया और ऐसे में
बड़ी कार्रवाई की गई है। नगर से देहात तक चल रहा है चेकिंग अभियान और ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पुलिस की अलग अलग टीमें द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और एक बार फिर उत्तराखंड में बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अवैध मजारों पर चला है बुलडोजर। नगर तक चल रहा है चेकिंग अभियान और पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। ऐसे में अवैध मजारों पर एक बार फिर से बुलडोजर गरजा है। प्रशासन ने अवैध मजारों को ध्वस्त किया है और बुलडोजर चलाकर अवैध मजारों को ध्वस्त किया गया है। सरकारी जमीन पर बनी थी ये अवैध मजारें और इसके बाद से लगातार चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए मजारों को ध्वस्त कर दिया गया है। पुलिस की अलग अलग टीमें लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। बड़ी जानकारी देहरादून एसएसपी के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया गया है और इस दौरान नगर से देहात तक चल रहा है चेकिंग अभियान। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पुलिस की अलग अलग टीमें लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और इस दौरान बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। देहरादून में एसएसपी के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया गया और अवैध मजार पर यह बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। नगर से देहात तक लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी आपको दे दें कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। बड़ी जानकारी और अवैध मजारों पर बुलडोजर चला है और अल्मोड़ा क्षेत्र में 20 नवंबर को मिली 161 छड़ों के मामला ने पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। बता दें कि जेल्टन छड़ों का मामला अब स्पष्ट हो गया है। जांच में पता चला है कि सड़क निर्माण के दौरान काम करने वाले मजदूरों ये लाए थे और ये मजदूर गांव के ही किराए के मकान में रहते थे और काम खत्म होने के बाद से कमरे का ताला लगाकर चले गए। मकान मालिक ने कई बार फोन किया लेकिन जब मजदूर नहीं आए तो उनसे कमरे का ताला तोड़कर सामान बाहर फेंक दिया। मकान मालिक को छड़ों के बारे में जानकारी नहीं थी और बाद में ये छड़ें बच्चों के हाथ लगी और आरोपी चंपावत का रहने वाला है और वो ही सड़क निर्माण के दौरान छड़े लाया था। सैल थाना क्षेत्र में युवक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई अब तेज कर दी गई है। देहरादून में उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। पिछले 15 दिनों में कर्मचारी परेड ग्राउंड के पास धरना दे रहे हैं और सरकार से स्थायीकरण की मांग पर अड़े हुए हैं। सैकड़ों संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि कई बार आश्वासन मिलने के बावजूद अब तक कोई भी ठोस निर्णय नहीं हुआ है, जिससे उनका भविष्य अनिश्चित हो गया है और परिवार परेशान है। प्रशासन ने धरना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और पूरी स्थिति पर नजर रखी हुई है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। देहरादून में दहेज हत्या के एक मामले में मुख्य आरोपी पति सुमित जाटव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदलकर पुलिस की पकड़ से बचने की कोशिश कर रहा था। ऋषिकेश में हुई इस दहेज हत्या में शिकायतकर्ता ने 19 नवंबर को कोतवाली ऋषिकेश में तहरीर देकर बताया था कि उनकी पुत्री की दहेज के मामले में पति और ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया और उसकी जान ले ली। दून पुलिस की टीम ने स्थानीय मुखबिर और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का उपयोग करके आरोपी की तलाश की और 23 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर पुराने रेलवे स्टेशन मंदिर के पास खाली मैदान में आरोपी को पकड़ लिया गया और इस गिरफ्तारी से पुलिस की महिला और बाल अपराधों के प्रति संवेदनशीलता एक बार फिर से उजागर हो गई है।
बड़ी जानकारी आपको दे दें कि देहरादून से मामला सामने आया है, जहां पर दहेज के मामले में महिला की जान ले ली गई है और इसके बाद से शिकायतकर्ता ने 19 नवंबर को तहरीर दी और दहेज हत्या का मुख्य आरोपी सुमित जाटव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आरोपी लगातार ठिकाने बदल बदल कर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था और ऐसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को धर दबोचा है। और इसके साथ ही दहेज का मामला एक बार फिर से उत्तराखंड के देहरादून में उजागर हुआ है और ऐसे में शिकायतकर्ता ने 19 नवंबर को एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। और ऐसे में आरोपी जो था यानी कि पति, वो लगातार ठिकाने बदल बदल कर पुलिस से बचने की लाख कोशिशें करता रहा, लेकिन पुलिस की बड़ी कार्रवाई अब देखने को मिल रही है और ऐसे में दहेज के लोभियों पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोपी पति को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच पड़ताल अब तेज कर दी गई है। देहरादून में मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ऑपरेशन कालनेमी के तहत दून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने 24 नवंबर को अवैध रूप से भारत में रह रही 2 बांग्लादेशी महिलाओं को हिरासत में लिया और इसमें से पहली महिला बबली खातून थी और जिसने अपना असली नाम छुपाकर भूमि शर्मा के नाम से फर्जी भारतीय दस्तावेज बनवा रखा था, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी और आयुष्मान कार्ड शामिल थे। बबली ने कोविड के दौरान अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया और बाद में देहरादून में एक व्यक्ति से विवाह करके अपना निवास नियमित कराने की कोशिश की। दूसरी महिला बॉबी खातून साल 2023 में अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस करके आई थी और देहरादून में मजदूरी कर जीवन यापन कर रही थी। दोनों महिलाओं के मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद करने वाले अन्य व्यक्तियों की पहचान के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बॉबी खातून को नियमानुसार बांग्लादेश भेजने की कार्रवाई अब की जा रही है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत पहले भी देहरादून में अवैध रूप से रहने वाले कई बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें कुछ को जेल भेजा गया है और कुछ को डिपोर्ट किया जा चुका है। और इस अभियान के तहत पुलिस लगातार चेकिंग और प्रभावित कार्रवाई कर रही है ताकि अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों को पकड़ा जा सके और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो। उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र से खबर आई है, जहां पर ग्राम सभा में छोटे किसान अपने धान की माप ठीक से नहीं कर पाने से काफी परेशान हैं और इसी परेशानी के चलते आज सभी ग्रामीण तहसील पहुंचे और उप जिला अधिकारी खटीमा तुषार सैनी को धान की लिमिट बढ़ाने को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष मंजीत सिंह ने कहा है कि किसान यूनियन हमेशा किसानों के साथ है और किसी भी तरह के शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्राम प्रधान रमेश लाल ने भी ज्ञापन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि किसान परेशान न हो। इस पर खटीमा एसडीएम ने मुख्यमंत्री को धान तोलने और लिमिट बढ़ाने संबंधित ज्ञापन भेजा है ताकि किसानों की समस्या का समाधान किया जा सके। देखिए, किसानों को किसान यूनियन, सारा किसान संगठन सभी इनके साथ हैं। किसी किसान का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम तो यही चाहते हैं इनका एक एक दाना वहाँ से तुले। लेकिन अगर किसी प्रकार में सरकार इनकी लिमिट नहीं बढ़ाती है तो बाकी जैसे हमारे किसान संगठन और किसान जो भी फैसला लेंगे, किसान यूनियन यहीं पे धान की ढेरी लगाएगी, यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे हम धरना लगा के तहसील का गेट बंद कर देंगे। आपका नाम? मेरा नाम मनजिंदर सिंह भुल्लर, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जडू। मैं हमारे एसडीएम साहब तुषार सैनी से उनको हम धानों के विषय में, लिमिट बढ़ाने के विषय में या जो जाँच के विषय में जो है ज्ञापन देना चाहते थे। वो किसी कारण यहाँ ना आने, छुट्टी कारण यहाँ आने से हम यहाँ पे सारे गांव के किसान और हमारे बड़े भाई ये किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष और सभी ग्रामवासी और हर गांव में यही हाल है कि धान किसान का नहीं तुल रहा। हम इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि वो किसानों के हित में कार्य करें और हमारा धान तुलना चाहिए, हर गाँव का धान तुलना चाहिए, हर गरीब किसान का धान तुलना चाहिए। सर रमेश लाल, ग्राम प्रधान, सरपुरा पक्का चौक। मसूरी में गुरु तेग बहादुर जी का शहीद दिवस श्रद्धा, भाईचारे और सम्मान के साथ मनाया गया। इसके साथ ही पदयात्रा भी शुरू की गई और इस दौरान कई श्रद्धालु, स्कूली बच्चे और नागरिक भी इस पदयात्रा में शामिल हुए। यात्रा गुरुद्वारे से जैन धर्मशाला होते हुए वापस गुरुद्वारे पहुंची और पाठ भोग के साथ संपन्न हुई।
रास्ते में स्थानीय लोगों ने जलपान और स्वागत की व्यवस्था की, जिससे भाईचारे की भावना झलकी। गुरुद्वारा परिसर में प्रातःकाल से अखंड पाठ आयोजित किया गया और समिति में गुरुजी के जीवन, उनके सिद्धांत और बलिदान के बारे में जानकारी दी गई। गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष MPS खुराना ने बताया कि गुरु तेग बहादुर जी ने धार्मिक स्वतंत्रता और मानव की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। सामाजिक कार्यकर्ता जगजीत कुकरेजा ने कहा कि मसूरी में सभी धर्मों के लोग प्रेम और सद्भावना के साथ रहते हैं। शहीदी दिवस पर स्नातक धाम मंदिर की कीर्तन मंडली ने कीर्तन प्रस्तुत किया और अंत में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी ਨੂੰ याद करते हुए आज का समागम किया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर जी, जैसे कि आप जानते ही हैं, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। उन्होंने जब काफ़ी हिंदू समाज उनके पास गया, कश्मीर के पंडित लोग गए तो उन्हें कहा कि हमें रक्षा कीजिए, क्योंकि उनका कन्वर्जन हो रहा था उस टाइम पे। तो उन्होंने अपना वो पूरा योगदान, अपना समर्पण किया। उन्होंने अपने परिवार में जाके बोला। गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है, 350वां शहीदी दिवस यहाँ पे बड़ी धूमधाम के साथ गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा द्वारा यहाँ पे मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर नगर कीर्तन का आयोजन किया गया था। नगर कीर्तन बाजार में होते हुए बाजार से अब दोबारा गुरुद्वारे में आया है। जगह जगह रास्ते में जो है जलपान का आयोजन यहाँ पे किया गया है। साथ ही साथ गुरुद्वारे में भी अभी जलपान का अन्य आयोजन है। और आपके माध्यम से सर्वप्रथम मैं सभी मसूरी वासी, शहर वासी, उत्तराखंड वासियों को शहीदी गुरुपुरब की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तराखंड के प्रतापनगर में आज से सेम नागराजा की पौराणिक यात्रा शुरू हो गई है और ये 2 दिवसीय उत्सव 2 साल के बाद फिर से आयोजित किया जा रहा है। सुबह से ही सेम मुखेम मंदिर में श्रद्धालुओं का समूह पहुंचना शुरू हो गया है। भक्त देव डोलिया और साथ ही पारंपरिक झंडों का स्वागत करते नजर आए हैं और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक और अन्य सुविधाओं का विशेष व्यवस्था कर रखा है। यात्रा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक अनुष्ठान पूरे 2 दिनों तक चलेंगे। क्षेत्र में इस अवसर को लेकर उत्साह जैसा माहौल बना हुआ है और दूर दूर से श्रद्धालु इसे पौराणिक उत्सव में शामिल होने पहुंच रहे हैं। बता दें कि लगातार लोगों का और श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि कमला पसंद पान मसाला मालिक की बहू ने खुदकुशी की है। तृप्ति चौरसिया ने की आत्महत्या, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कमला पसंद पान मसाला मालिक की बहू ने खुदकुशी कर ली है और तृप्ति चौरसिया ने आत्महत्या की है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि कमला पसंद और राजश्री पान मसाले के मालिक कमल किशोर की पुत्रवधू यानी कि बहू तृप्ति चौरसिया, जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है, खुदकुशी कर ली है और पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने किसी पर भी कोई आरोप नहीं लगाया है। हालांकि तृप्ति चौरसिया के परिजन खुदकुशी के लिए उकसाने को लेकर पुलिस को शिकायत दे रहे हैं। तृप्ति की 2010 में कमल किशोर के बेटे हरप्रीत चौरसिया से शादी हुई थी और दोनों का 14 साल का एक बेटा भी है और बताया जा रहा है कि हरप्रीत ने 2 शादी कर रखी थी और दूसरी पत्नी दक्षिण भारत के फिल्मों की अभिनेत्री है। बसंत विहार पुलिस मामले की लगातार जांच पड़ताल कर रही है। ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कमला पसंद और राजश्री पान मसाले की मालिक कमल किशोर की पुत्रवधू यानी कि बहू तृप्ति चौरसिया ने खुदकुशी कर ली है और ऐसे में उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा है और ऐसे में किसी के भी उस पर आरोप नहीं लगाए गए हैं। तो वहीं दिल्ली के बसंत विहार स्थित आवास में पंखे से लटका मिला है शव। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कमला पसंद पान मसाला मालिक की बहू ने खुदकुशी कर ली है और पंखे से लटका हुआ शव मिला है। तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दिल्ली के बसंत विहार स्थित आवास में पंखे से लटका हुआ मिला है शव। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। बड़ी जानकारी आपको दे दें
कि तृप्ति चौरसिया सुसाइड से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है और ऐसे में पुलिस अब लगातार जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली के बसंत विहार का पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना, दीजिए इजाजत, नमस्कार।